छोटे से गांव माधवपुरा की है, जहां जिंदगी चैन और सुकून में थी। लेकिन इस सुकून के पीछे एक गहरा राज छुपा था। इस गांव में एक औरत रहती थी जिसका नाम था रेनू। गांव के लोग कहते थे कि वो काला जादू जानती थी। उसके घर के पास अजीब घटनाएं होती थी। रात को बिना किसी वजह वो परछाइयां हिलती डुलती नजर आती। कभी कभी उसके घर के बाहर पेड़ पर काले कौवे या चील भी दिखाई देती, जो इधर उधर मंडराती हुई नजर आती। एक रात गांव में ऐसा हादसा हुआ जिसने सबको डरा के रख दिया। मोहन उसी गांव का रहने वाला था। अभी नई नई उसकी शादी हुई थी। उसकी बीवी का नाम मधु था। मधु एक सीधी सादी और बहुत खुश मिजाज लड़की थी। लेकिन जैसे ही वो मोहन के घर आई शादी करके, उसके साथ अजीब अजीब सी बातें होने लगी। पहले मधु को बुरे ख्वाब आने लगे। उसने मोहन को बताया कि वो रोज ख्वाब में रेनू को देखती है, जो बिस्तर के पास खड़ी रहती है और अजीब भाषा में कुछ बड़बड़ाती रहती है। वो दिन ब दिन कमजोर होने लगी और उसकी खूबसूरती, जिस पर मोहन दीवाना हो गया था, वो भी खत्म होने लगी। फिर एक रात मोहन जब काम से लौटा तो वो मधु को बेहोश पाया। उसकी गर्दन पर अजीब से निशान थे, जैसे किसी ने उसकी गर्दन को जोर से दबाया हो। उसके गर्दन पे बहुत सारे खरोच के भी निशान थे। मोहन और मोहन का दिल दोनों एक अजीब से डर की वजह से दहल गया। डॉक्टर से इलाज कराया, कोई फायदा ना हुआ। फिर गांव के एक वैद्य से मधु का इलाज कराया, पर वहां भी कोई फायदा ना हुआ। लेकिन मोहन से उस वैद्य ने इतना कहा कि ये कोई साधारण बीमारी नहीं है। गांव के बड़े बुजुर्ग की बात मान मोहन पंडित शर्मा के पास गया। वो बहुत ज्ञानी और धार्मिक इंसान थे। उन्होंने सालों पहले गांव वालों को ये कहा था कि कोई काले जादू का खतरा है। इसकी चेतावनी उन्होंने गांव वालों को बहुत पहले ही दे दी थी। वो गांव से अलग रहते थे। मोहन ने उनसे मदद मांगी और उन्हें सब बता दिया। वो बहुत ध्यान से सुन रहे थे और फिर बोले, रेनू ने तुम्हारी पत्नी पर काला जादू कर दिया है। इसे रोकने का बस एक ही तरीका है। मोहन ने कहा, पंडित जी, जो भी तरीका हो, जैसे भी मुश्किलात हो, मैं सब सह लूंगा। मुझे बस मेरी बीवी को उससे बचाना है। उन्होंने कहा, तुम्हें एक विशेष पूजा करनी होगी, लेकिन ये पूजा तुम्हें आधी रात से पहले पूरा करना होगा, जब काला जादू अपने सबसे ज्यादा शक्तिशाली हालत में होता है। मोहन ने पंडित जी के बताए अनुसार सारी तैयारी की। रात को जब चांद आसमान में गायब हो चुका था और पूरा गांव सो रहा था, तब मोहन ने पूजा शुरू की। मधु बिस्तर पर पड़ी थी। उसकी सांसें धीरे धीरे चल रही थी, जैसे उसकी जिंदगी की डोर टूटने ही वाली हो। जैसे जैसे पूजा के मंत्र पूरे होते गए, हवा में एक अजीब सी ठंडक और डरावना सन्नाटा छा गया। अचानक कमरे की सारे दिए बुझ गए और एक काला साया सामने आ खड़ा हुआ। वो कमरे के कोने में खड़ी थी। उसकी आंखें अजीब सी चमक रही थी। उसके होंठ बिना आवाज कुछ मंत्र बुदबुदा रहे थे। मोहन का पूरा जिस्म
डर से जकड़ गया, क्योंकि उसकी आंखों में जो चमक थी वो किसी भयानक जानवर जैसी थी। और मधु का जिस्म कांपने लगा, उसकी हालत बिगड़ने लगी। मोहन को पता था कि अब देर नहीं हो सकती, वरना बहुत देर हो जाएगी। कांपते हुए हाथों से मोहन ने पंडित जी का दिया हुआ भस्म हवा में उड़ाया और आखिरी मंत्र जोर जोर से कहने लगा। रेणु की परछाई तड़पने लगी। जी, वो परछाई रेणु की थी, जो दिया बुझने बाद आई थी। अब रेणु की चीखें हवा में गूंजने लगी। उसकी परछाई धुंधली होकर गायब होने लगी। मधु की सांसें अब सामान्य होने लगी और चेहरे की रौनक और खूबसूरती वापस आने लगी। मोहन ने राहत की सांस ली। अगली सुबह गांव में एक सनसनी खबर फैली। रेणु अपने घर में मरी हुई पाई गई। उसका चेहरा बहुत ही भयानक था और आंखें डर से बहुत अजीब लग रही थी। उसका जिस्म बर्फ जैसे ठंडा था। गांव के लोगों ने कभी रेणु के घर की ओर रुख न किया। सबने मान लिया कि उस जगह पर कुछ गलत जरूर था और किसी ने भी उस हादसे का जिक्र नहीं किया। लेकिन कहते हैं कि अगर अमावस की रात को रेणु के घर के पास से गुजरो तो आपको हवाओं में उसकी फुसफुसाहट की आवाज जरूर सुनाई देगी, जैसे वो अब काला जादू करने वालों को चेतावनी दे रही हो। बुरे काम का बुरा नतीजा। काला जादू जिसने भी किया उसका भी बहुत बुरा हाल होता है। ये जादू करने वाले और जिस पे किया जाता है, दोनों के लिए बहुत ही भयानक होता है, क्योंकि काली विद्या कभी किसी की नहीं होती, किसी की नहीं।